हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना यूनिट 10, रिफ्यूजीज एंड माइग्रेशन। ठीक है जी। जब कोई इंसान एक देश से दूसरे देश में आके रहने लगता है तो उसको हम माइग्रेशन, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, पहले हम एक एनालाइज करेंगे भाई ये माइग्रेशन क्या होता है, रिफ्यूजीज होते कौन है, पॉलिटिकली इकोनॉमी क्या हो जाती है, मतलब हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है माइग्रेशन से। ठीक है। और ग्लोबली क्या ट्रेंड रहा है किसका, माइग्रेशन का, जितने भी रिफ्यूजीज मूवमेंट्स होते हैं उनका। ज्योग्राफी मतलब कहाँ कहाँ पे लोग ज़्यादा, कहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अफ्रीका के लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एशिया के लोग कहाँ पे जा रहे हैं, अमेरिका के कहाँ पे जा रहे हैं, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया है रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को, और इंडिया का क्या अप्रोच रहा है, वो हम सब देखने वाला है। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट टॉपिक से। कॉन्सेप्ट एनालाइज द माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। देखो भाई, माइग्रेशन ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिया है। ठीक है। एक बहुत बड़ा फिनोमिया है जो कि इन्फ्लुएंस्ड करता है जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज, इन सब में। ठीक है। अब जब लोग एक से दूसरे देश में जा रहे हैं ना, तो उसका एक रीजन नहीं होता, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। अगर कोई बांग्लादेश से उठ के हमारे इंडिया में आ रहा है तो उसके पीछे ना काफ़ी रीज़न हो सकता है। वो काम की खोज में आ रहा है, फैमिली रियूनियन के अंदर आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, या फिर वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह चल रही है इसलिए, या वहाँ उस बांग्लादेश में उसको कोई खतरा लग रहा है, कोई डिज़ास्टर आ रहा है वहाँ पर, जहाँ पर उसको लग रहा है कि भाई देखो मेरी जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए अपन इंडिया चलता है, वहाँ पर जाके रहेगा। ठीक है। लैक ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी उसे दिखता है तो वो क्या करते हैं, लोग माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है। अगर उनको अपने देश में कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। आया समझ में? ओके। अब जो ये माइग्रेशन होते हैं, इनके कितने माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो लोग एक से दूसरे देश में आके रहने लगते हैं, ये कितने कैटेगरीज के होते हैं। तो यूएन ने क्लासिफाई करा है जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं उनको दो टाइप में। एक तो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं कि देखो भाई अब यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो कुछ लोग जो यूक्रेन क्या वो दूसरी कंट्री में चले गए कि देखो हमको वहाँ पे अपना जीवन सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम कुछ टाइम तक, जब तक वॉर चल रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर पे। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स हो गया। लॉन्ग टर्म जो कि परमानेंटली वहां पे रहने के लिए आए कि देखो अब तो हमने अपना डेरा बसा लिया है, अब हम जाने वाले नहीं हैं। तो ये जो कैटेगरीज है ये बेस्ड करती है कि कितने टाइम के लिए वो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। वो ज़्यादा टाइम के लिए आए हैं, वो परमानेंट रहने के लिए आए हैं, तो लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म 2 या 4 या 5 साल के लिए आए हैं, तो शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, एक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि माइग्रेंट्स जो मतलब अपने देश के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में जब जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है। कोई एक रीज़न के पीछे, मतलब हम कोई एक रीज़न नहीं दे सकते कि इंसान काम की खोज में आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, या फिर वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कुछ भी हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। और ये भी हार्ड करना, कंपेयर करना कि कहाँ पर ज़्यादा लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, मतलब कंपेयर करना नंबर्स को, कितने लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, इस चीज़ को काउंट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री अपने जो काउंट करती है ना नंबर्स को, अलग अलग वे से करती है। अगर एक वे हो तो हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर चेक भी कर ले, देखो भाई यहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इस कंट्री में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कंपेयर करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है। अब जो रिफ्यूजीज होते हैं, इनका स्टेटस और इनकी प्रोटेक्शन की बात करें, रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो कि अपने देश से भागकर दूसरे देश में आने लगते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे काफ़ी डेंजरस वाली सिचुएशन दिख रही होती है। उनको लगता है यहाँ पे भाई हमको कोई मदद नहीं मिलने वाली है, अपनी जान चली जानी है, हमको अपनी जान कुर्बान नहीं करनी है, तो इसलिए हम दूसरे देश में जाके रहने लगेंगे। ठीक है। जो ये टर्म है रिफ्यूजीज
रिफ्यूज इसको डिफाइन किया जाता है 1915 के अंदर, रिफ्यूज कन्वेंशन के अंदर। वहां पे बताया जाता है कि अगर कोई इंसान जो उसको लग रहा है कि देखो भाई यहाँ पे खतरा है, ठीक है, उसको लगता है कि अब मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली अपनी कंट्री में, तो वो क्या करता है, दूसरे देश में चला जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। ठीक है, तो बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए अफ्रीकन यूनियन 1969 के अंदर, और कार्टागेना डिक्लेरेशन, जो कि इसके डेफिनेशन को और ब्रॉडर करते हैं। बोलते हैं कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, ऑक्यूपेशन के लिए आया है, या फिर कोई सीरियस डिस्टर्बेंस उनको दिखता है, इसलिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं या फिर दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको रिफ्यूजीज के अंदर दिखती हैं। डायस्पोरा, अब डायस्पोरा क्या होता है कि एक इंसान दूसरे देश में रहने लगा है। जैसे आज के टाइम पे जो आज का यूथ है उसके अंदर बहुत क्रेज रहता है कि यार दूसरे देश में जाके पढ़ाई करने का है और वहीं पे कमाना है, अच्छे पैसे कमाएंगे और फैमिली को चलाएंगे। तो आज का ना यूथ के अंदर है ये चीज़ कि दूसरे देश में पढ़ना है, यूएसए जाना है, जर्मनी जाना है, ब्रिटेन जाना है, वहाँ पे जाके नौकरी लगेंगे भाई, दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर कमाएंगे, तो उसको बोलते हैं डायस्पोरा। ठीक है, जब लोग अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में रहने लगते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई रिश्ता नाता तो होता ही है अपनी कंट्री से, ऐसा नहीं कि सारे रिश्ते नाते भूल के वो वहाँ पे चले गए, नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो भी कनेक्ट रहते हैं अपनी होम कंट्री से, कि अगर बांग्लादेश से उठ के कोई इंडिया के अंदर आया है ना, तो वो आज मतलब कनेक्ट है वो अपनी होम कंट्री से। ठीक है, और जहाँ पे भी वो रह रहा है वहाँ से। पीपल्स को भी फोर्स किया जाता है, कभी कभी ना लोगों को फोर्स किया जाता है कि तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई वॉर हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, जब उनको लगता है कि देखो अब तो यहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, तो मतलब नेचुरली उनको फोर्स किया गया है या उनको दबाया गया है, तभी वो क्या करते हैं, माइग्रेट होके दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लोगों को इलीगली भी लेके जाया जाता है। केरला मूवी आप सभी ने देखी होगी, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कि बिना किसी मतलब उस कंट्री में परमिशन नहीं लेते हैं, वो इलीगली क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी दिखती है। कुछ लोग जो कि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, जो कि कुछ जॉब के लिए आए हैं, कि उनको अपने देश में कुछ जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो उठ के आ जाते हैं, वो रिफ्यूजीज, जिसकी वजह से हमको काफ़ी प्रॉब्लम भी होती हुई दिखती है। और जो रिफ्यूजीज होती है उसके लिए इंटरनेशनल लॉ ने बोला है कि अगर कोई रिफ्यूजी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आया है, तो उसको उसकी होम कंट्री में रिटर्न नहीं भेजना है, क्योंकि वो भाई उसके लिए डेंजर हो सकता है। अगर आज रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, यूक्रेन का सिटीजन अगर किसी दूसरी कंट्री में आया है, तो उसको वहां पे भेजना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए भाई वो काफ़ी डेंजर हो गया ना कोई रीज़न की वजह से वहाँ से उठ के आया है, तो प्लीज़ वेलकम करो। कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ माइग्रेशन। अब हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है माइग्रेशन की वजह से। देखो भाई, जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी हेल्प करते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्या, इनकम इंक्रीज करने के लिए। आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देखो भाई, यहाँ पे तो इतनी कमाई होने वाली नहीं है, तो दूसरे देश ही चलेंगे। बोलते नहीं है कि दूसरे देश में झाड़ू पोछा भी करोगे तो भी काफ़ी कमाओगे, है ना, पैसे बहुत मिलेंगे। तो ऐसे ख्वाब देख के लोग चले जाते हैं कि देखो यहाँ पे तो होने से गया कुछ काम धाम, दूसरे देश ही चले जाते हैं, तो उनको अच्छी इनकम मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दूसरे देश में, पैसा अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए लोग चले जाते हैं। अब जब लोग आते हैं, मतलब दूसरे देश में जाते हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, पॉवर्टी कम होती है। भाई तुम दूसरे देश में जाके कमा रहे हो, अब जो तुम कमा रहे हो पैसे तो अपने घर पे भिजवा रहे हो ना, तो जो तुम्हारा गरीब परिवार था वो कहीं ना कहीं ठीक होने लगता है। लोग माइग्रेंट्स जो होते हैं वो अपने घर पे पैसे भिजवाते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, और बहुत सी कंट्री के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है आज के टाइम पे। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर बहुत से लोग हैं जो दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश में जाके कमाते हैं और फिर अपने देश में पैसे भिजवाते हैं। ठीक है, ओके। ट्रांसफर स्किल एंड नॉलेज, कभी कभी माइग्रेशन की वजह से जो माइग्रेंट्स होता है उनके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब उस नॉलेज को क्या करता है, अपनी होम कंट्री में भेजते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है,
तो ये, और फिर वो कभी कभी इन्वेस्ट भी करता है अपनी होम कंट्री में, जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि माइग्रेंट्स का सिर्फ एक ही नेगेटिव ही साइड है, नहीं, कुछ पॉजिटिव साइड भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम डेस्टिनेशन कंट्री की बात करें, अभी तक तो हमने होम कंट्री की बात करी कि कोई इंसान जा रहा है अपनी कंट्री को छोड़ के, तो उस कंट्री को क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन जिस देश में गया है उसके लिए क्या बेनिफिट है। ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ से यूएसए जा रहा है, इंडिया को तो ये फायदा हो रहा है कि भाई वो अपने देश में पैसे भिजवा रहा है, उसके पॉवर्टी खत्म हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, ये फायदा इंडिया को मिल रहा है। लेकिन यूएसए में अगर वो गया है तो क्या यूएसए को क्या फायदा मिल रहा है, सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लोग वहां पे जाके काम करते हैं, उनके पास नई स्किल्स होती है। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पे कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक है, तुम तो खुश रहोगे ना, तुम्हारी इकोनॉमी ही की ही तो ग्रोथ होगी ना। सपोर्ट किया जाता है इस चीज को, एनकरेज किया जाता है कि हाँ कोई आ रहा है काम करने के लिए तो भाई करो, हमारी इकोनॉमी ही तो ऊपर जाएगी। लेकिन कुछ चैलेंज और कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर एक कंसर्न बना रहता है, बहुत से क्लैशेस बने रहते हैं कि कोई इंडिया से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई अफ्रीका की कंट्री से, अफ्रीका की किसी कंट्री से आ रहा है, ठीक है, कोई अमेरिका से आ रहा है। तो भाई अलग अलग कल्चर बन जाते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो अलग अलग कल्चर होने की वजह से क्लैश मिलता है। मेनली जो माइग्रेट करते हैं कौन सी मुस्लिम कंट्रीज से, तो वहां पे उनको क्या दिखता है, थोड़ा सा क्लैश और कंसर्न होता हुआ दिखता है। नेगेटिव कंसर्न ये होता है जो माइग्रेंट्स होते हैं वो वायलेंस करते हैं। ठीक है, और इस चीज को हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए काफी हार्ड हो जाता है कि वो प्रमोट करे इंटीग्रेशन को कि हाँ भाई तुम सब एक हो, नहीं भाई ऐसा बहुत हो जाता है। इसलिए एक डर रहता है रिफ्यूजीज के लिए कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अब देखो, लोग बांग्लादेशी जो होते हैं, लोग माइग्रेट करके आते हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो आके असम में आ गए हैं। अब असम वाले लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पसंद, उनको भाई बाहर से लोगों का पसंद ही नहीं है। ये हमने पढ़ा भी था बीपीएससी 104 में, तो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं आना चाहिए। तो एक क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट हमको वहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो ऐसे ही हमको बहुत सी कंट्रीज में दिखता है। ठीक है, तो एक फियर रहता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और स्पेशली रूरल एरिया में और गांव वाले इलाकों में तो है ही है भाई कि अगर कोई इंसान आके आ गया है ना तो गांव वाले से भड़कने लगते हैं। एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी नहीं जस्ट छोटी सी बात है। ये एक नेपाल से था, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं जब तक पैदा भी नहीं हुई थी वैसे, बट बताते हैं हमारे घर में, पता नहीं भूरू कुछ ऐसा नाम था उसका। वो नेपाल से आया था, शायद कुछ होगा कोई बात, इतना मुझे नहीं पता है, अब भी मैं पूछूंगी मम्मा से आज। तो वो ना आया था तो हमारे गांव में आ गया था वो। अब गांव में आने की वजह से तो लोग उस पर भड़कने लगे, लाठी लेके डंडे लेके उसके पीछे पड़ने लगे। तब मेरे जो चाचा जी थे उन्होंने उनको घर लेके आए और काफ़ी टाइम तक घर पे रखा। वो काफ़ी टाइम तक रहा था यहाँ पे। और फिर जब उसको नेपाल छोड़ के आए वो, और एक बार फिर से आया था वो, लेकिन भाई मैं तो ही नहीं, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है, बस मैंने फ़ोटो में देखा है उसे। पता नहीं नाम भी भूरू नहीं था, कुछ और ही था, पता नहीं यार क्या है, बट तुम समझ रहे हो ना। तो गांव में ना लोगों को यार अनजान आदमी आ जाते हैं, लोग एकदम से खुश नहीं होते हैं अनजान से, तो काफ़ी हमको एक कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखता है। बट कहानी सच्ची है, कभी सोचो कि वैसी पागल बना रही है, नहीं भाई सच्ची है। बट मैं इतना जानती नहीं हूँ, मतलब मैं हुई नहीं थी यार, जब तक तो मैं थी नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। बट मुझे पता है, फोटो में देखा इसलिए पूछा था मैंने। डाटा चैलेंज क्या है, तो वही पहले बताया कि हर एक कंट्री का अपना खुद का वे होता है। कोई हर एक कंट्री काउंट करती है कि जो लोग एंट्री करते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट कर रहे हैं। तुम्हारे देश से कितने लोग जा रहे हैं उसको कोई काउंट नहीं करता, आ कितने रहे हैं उसको देखते हैं वो। अब भाई जाने का भी तो काउंट करो। तो सभी कंट्री का अपना खुद का एक वे है काउंट करने का, ठीक है, तो अलग अलग दिखता है, तो हम कभी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं डाटा को, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और डेवलपिंग कंट्री के लिए बड़ा कंसर्न ये है कि देखो उनके वहाँ पे कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, ठीक है, उनको पता नहीं है। तो उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि देखो भाई हम डेवलप तो है नहीं, हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पूर्ति पड़ जाए वही बहुत बड़ी बात है।
तो उनको काफ़ी दिक्कत सा रहता है कि देखो पता होना चाहिए ना, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेंड क्या है माइग्रेशन का। तो धीरे 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 नंबर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बताया जाता है कि 2017 के अंदर अराउंड 258 मिलियन पीपल, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन वो रह दूसरी कंट्री में रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हो कितना बड़ा डाटा है कि उन्होंने जन्म तो दूसरी कंट्री में लिया लेकिन रह वो कहीं और रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात करें 3.4% पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर ऐसी है कि जिन्होंने जन्म तो चाइना के अंदर लिया है, इंडिया के अंदर लिया है, पाकिस्तान के अंदर लिया है, लेकिन रह वो वेस्टर्न कंट्री में रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं पूरा एक ये नहीं बोल रही कि 3% वेस्टर्न के अंदर ही रहे, नहीं, बस एक तुमको एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग रह तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं लेकिन जन्म उनका किसी और कंट्री में होता है। जो ये नंबर है डिस्प्लेसमेंट का, इसकी वजह से कभी कभी हमको कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है, क्राइसिस भी दिखता है वर्ल्ड के अंदर। कभी कभी लोगों को फोर्स करके भी पहुंचा दिया जाता है दूसरे देश के अंदर, है ना। तो 68.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको फोर्सफुली डिस्प्ले किया जाता है। वो अपनी खुशी से, उनको कोई ऐसा नहीं कि वहाँ जाके चिल करेंगे, मज़े करेंगे, भाई पार्टी करेंगे, ऐसा कोई उनका वो नहीं रहता सपना वपना, भाई उनको फोर्सफुली वहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट भी एक बना है। सबसे एक एग्जांपल लेते हैं श्रिया और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इन दोनों के बीच में हमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि भाई लोग माइग्रेट होके एक से दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, जिससे हमको कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, वो इन दोनों कंट्री के अंदर दिखता है। ग्लोबल रिस्पांस की बात करें 2015 के अंदर माइग्रेशन एक काफ़ी मेजर फोकस हो गया था गवर्नमेंट के लिए भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। ठीक है, तो जो माइग्रेशन है वो कि हमारा एजेंडा यूएन के 2030 एजेंडा के अंदर भी आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी आता है। चिल्ड्रन और वुमेन की बात करें तो जो 18 से कम उम्र के 18 के है उनका काफ़ी हमको माइग्रेशन दिखता है। वुमेन जो कि रिफ्यूजिस होती है, ठीक है, वुमेन का हमको काफ़ी दिखता है। तो काफ़ी वुमेन है, चिल्ड्रन है जो कि माइग्रेट होके दूसरे देश जाते हैं। ज्योग्राफी देखे तो अफ्रीका मूवमेंट देखे तो अफ्रीका के बहुत सारे नेशन, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के लोग माइग्रेट होके कहाँ पे जाते हैं, यूरोप में। उनको लगता है यार यूरोप तो पास है, अपने भाग के चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छी जॉब मिलेगी, सेफ्टी मिलेगा अपने को, तो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गल्फ कंट्री में भाग जाते हैं, यूएई चले जाएंगे, सऊदी अरेबिया चले जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यूरोपियन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यूरोप की कंट्रीज़ में आप कहीं भी जा सकते हो। जो सैनचीन एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हो, बट समटाइम कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जो टेम्परेरी कंट्रोल रखती है अपने बॉर्डर पे, कोई भी सर्टेन टाइम हो गया अनसर्टेन टाइम पर। जैसे ब्रिटेन ने जब एग्जिस्ट कर लिया था तो ब्रिटेन ने बोला कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यूरोप के अंदर बहुत से लोग दूसरे देश से आते हैं, एशिया से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, लैटिन अमेरिका से आते हैं, तो उनको एक कंसर्न रहता है कि देखो यूरोप के लोग आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाहर से क्यों आ रहे हैं, यूरोप के बाहर से क्यों आ रहे हैं, ये उनको दिक्कत देता है। लैटिन अमेरिका जो कि बहुत से मैक्सिकन होते हैं जो यूएसए भाग जाते हैं काम के लिए, ये काफ़ी एक बिगेस्ट माइग्रेशन रूट रहा है। सेंट्रल या साउथ अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल या साउथ अमेरिका से लोग यूएसए चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमको कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखता है। उनको लगता है कि भाई अपने यहाँ पे देश में तो काम नहीं मिलने वाला, तो दूसरे देश यूएसए जाके हम अच्छे चिल करेंगे, इतने चिल नहीं करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे। एशिया के देखें तो इंडिया और चाइना जो कि एक बिग चंक है माइग्रेंट वर्ल्ड वाइड का। बहुत से लोग इंडियंस और चाइनीज़ कहाँ पे जाते हैं, यूएसए जाते हैं। बोला ना ये आज के यूथ के अंदर बड़ा क्रेज़ पड़ा है। तो वही है कि इंडियन और चाइनीज़ के अंदर एक क्रेज़ है कि यूएस में काम करेंगे, मोटा पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो ये रहता है। लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी की बात करें तो ये मिडल ईस्ट चले जाते हैं कि वहाँ पे काम करेंगे। और भी काफ़ी एशियन और साउथ एशियन कंट्री है, जापान, कोरिया, वो वेलकम करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो भाई अपनी पॉपुलेशन है ही नहीं, हमारे यहाँ पे काम बहुत है, आओ। वो तो इनवाइट करते हैं लोगों को कि दूसरे देश से आओ, हमारे यहाँ पे काम करो, लोगों की कमी है तो आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जापान और साउथ कोरिया वेलकम करते हैं कि यहाँ पे भाई जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत कम है,
हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री है लेकिन लेबर की कमी पड़ रही है, वर्कर की कमी पड़ रही है, हमको बहुत ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की, तो आओ वो वेलकम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, टर्की, लिबनन, जॉर्डन, जहाँ पे हमको बहुत से सीरिया के रिफ्यूजीज दिखते हैं। मतलब सीरिया कंट्री के कहाँ पे चले जाते हैं, मतलब जो सिटीजन्स होता है टर्की चले जाएंगे, लेबनान चले जाएंगे, तो जॉर्डन चले जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमको टर्की के अंदर दिखता है। रशिया के बहुत से जो रशिया के अंदर सेंट्रल एशिया से लोग भाग के आ जाते हैं, और यूरोप से आ जाते हैं, चाइना से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको माइग्रेशन दिखता है कि लोग यहाँ से यहाँ पे आते रहते हैं। इंडिया के क्या है कि देखो, इंडिया ने ना साइन नहीं करा था, कौन सा 1915 रिफ्यूज कन्वेंशन, वो उसने साइन नहीं करा था। लेकिन इंडिया को लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन बोला जाता है साउथ एशिया के अंदर। और जो रिफ्यूजिस है, यहाँ पे अगर कोई इंसान दूसरे देश से आया है तो उसे एक फॉरेनर माना जाएगा कि भाई ये दूसरे देश का है। यहाँ पे कोई फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है किसी भी रिफ्यूजी को प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कोई बाहर से रिफ्यूजी आया है तो उसको हम इस लीगल फ्रेमवर्क से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं है। ना ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके साथ कोई मतलब मारपीट करते हैं, नहीं भाई, हम तो सबका वेलकम करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुआ था, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हमको दिखा था। जब तिब्बतियन रिफ्यूजीज बहुत से आए थे, दलाई लामा, आपको याद होगा जब चाइना ने तिब्बत में थोड़ा सा, पता है ना, अटैक किया था, याद ही करो यार, अपना नेफा वाला एरिया, एक साइचन वाला एरिया, तो तिब्बत के लोग आए थे, तभी तो हमारी लड़ाई हुई थी उससे। तो तिब्बत रिफ्यूजी आए थे। ईस्ट पाकिस्तान से बहुत से, बांग्लादेश में जो वो लड़ाई चली थी, ईस्ट मतलब जो आज का पाकिस्तान है, और जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो था पहले बांग्लादेश। ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान था आज का पाकिस्तान। अब बांग्लादेशी लोग क्या कर रहे थे, हमारे देश में आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी हमको दिखता है। रिफ्यूजीज श्रीलंका से काफ़ी आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, सूडान से आते हैं। छोटे छोटे नंबर में हमको दिखता है कि यहाँ से भी लोग रिफ्यूजीज आ जाते हैं। रिफ्यूजीज के ग्रुप्स की बात करें तो शिनहालास वो दिखता है, तिब्बतन, बांग्लादेश से लोग आते हैं, काफ़ी यार अलग अलग हमको एक्सपीरियंस दिखता है। और वो वेरीफाई करता है कि यार वो क्यों आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से मतलब सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भगा देती है उनको, नहीं। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ को लेकर, रोहिंग्यास के क्राइसिस को रही है, ठीक है, ये काफ़ी डिबेट रहा है, इंटरनेशनल अटेंशन की इसको ज़रूरत है, और हम वेलकम भी करते हैं रिफ्यूजीज़ का। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा हम उनको प्रोवाइड करते हैं वर्क वगैरह, खाना पीना, ह्यूमन राइट का ध्यान रखते हैं कि भाई उनके साथ कुछ गलत वलत ना हो। और लेकिन रोहिंग्यास का काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा है, जो कि म्यांमार से यहाँ पे आते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको कोई दिक्कत परेशानी ना ही दिखती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं था, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट थे, बहुत ही मतलब देखे दिखाए यार, तुम खुद देखते रहते हो। आज के टाइम पे तो, आज के नहीं, कुछ टाइम पहले ही एक बड़ा फेमस सा हो रहा था वो, अरे उसके ऊपर एक सॉन्ग भी आया था, पाकिस्तान से एक आई थी, पता नहीं एक लड़की थी या लड़का था, तो पता नहीं पतला सा कुछ ऐसा ही अजीब सा था, मीडिया वाले भी पीछे पड़े हुए थे। तो सभी को पता है यार, आज के लोग उठ के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो माइग्रेशन कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कंसर्न और कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखता है। तो थोड़ा सा ये आपको खुद को पता होता है, ये पता है यार तुम लोगों को क्या कहाँ पे कैसे हो रहा है। सो थोड़ा सा बस देख के आपको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हूँ मैं, कभी ठीक है ज़्यादा बोलती हूँ, कोई बात नहीं यार। तो देख लेना एक बार इसकी क्लास की PDF को, और ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक था नहीं वैसे इस चैप्टर में, बहुत ही ईजी था। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय। अगर क्लास की PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है।